सकते हैं या हाई वेंटिलेटर एडवांस वेंटिलेशन HFO पे भी जा सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग कैसे होती है? ट्रबल शूटिंग में ये है कि पेशेंट रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपरेटर्स रिलेटेड या अलार्म्स हो सकते हैं। तो जब भी एक पेशेंट को एजिटेशन होगी या अलार्म्स बीप होना शुरू हो, SpO2 ड्रॉप होना शुरू हो, तो आपने डिस्कनेक्ट करना है पेशेंट को, मैनुअली वेंटिलेट करना है, फिजिकल उसका एग्जामिनेशन करें फौरन से, और उसके बाद आप उसको बीप बढ़ाएं, उसकी FiO2 बढ़ाएं और उसके अलार्म सेट करना शुरू करें, और उसकी जो भी आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं उसको अकॉर्डिंगली उसका जो है ना एक सोल्यूशन दें, और साथ अगर कोई भी मसला हल नहीं होता तो वेंटिलेटर चेंज भी कर सकते हैं। वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन, सर्किट डिस्कनेक्शन हो तो रिकनेक्ट करेंगे, सेक्रेशंस की वजह से सक आउट करें, ब्रोंकोस्पैज्म में हम उसको ब्रोंकोडायलेटर अप्लाई करते हैं एज वी टॉक कि अगर लीक हो तो लीक कॉम्पनसेशंस और पैक अप्लाई करें, किंकिंग की वजह से है तो सेडेशन अप्लाई करें, टेकिपनिया टेकिकार्डिया है तो हो सकता है एजिटेशन है तो आप सेडेशन बढ़ा सकते हैं या उसका आप जो हमने ट्रिगर सेंसिटिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो whenever there is a problem always look for the dope displacement, obstruction, pneumothorax and the equipment failure, ठीक। तो इसके बारे में हमेशा सोचना है आपने। तो whenever there is a alarm problem, high pressure, यहाँ पे आपको मिनट हाई प्रेशर अलार्म्स नजर आएंगे, तो वो हाई पीप की वजह से हो सकता है, उसमें आपने अलार्म की सेटिंग करनी है, या आपको कभी अपने अलार्म लाजमी से आपने एडजस्ट करना है कि उसमें इन्फेंट्स में 10 सेकंड और चिल्ड्रन में 20 सेकंड। And it is very important when you have ventilated a child and there is a problem and all the problem has been resolved, always think about when to wean and when to liberate. जब आपके ऑक्सीजनेशन एडिक्वेट हो जाए, मीन कि आपका PO2 जो है ना SpO2 नॉर्मल है विद मिनिमम FiO2, पीप की रिक्वायरमेंट कम से कम है, PF रेशो मोर देन 300 है, आपका स्टेबल हीमोडायनामिक्स स्टेबल है, उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, आइनोट्रोप्स नहीं है उसकी, या कोई रेस्पिरेटरी सिग्निफिकेंट एसिडोसिस नहीं है, तो आपने उसको वीन करना है। तो वीन आप काम्स क्राइटेरिया से याद रखते हैं, काम्स के CNS वाइज अलर्ट होना चाहिए, मिनिमम एयरवे की प्रॉब्लम्स, एयरवे की सेक्रेशंस नहीं होने चाहिए, लंग्स में जो है ना उसके लंग्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो काम्स क्राइटेरिया से आपने इसको याद रखना है कि आपका ये फुलफिल हो जाए, इट मीन्स यूर पेशेंट इज रेडी टू बी एक्सट्यूबेटेड, मीन के उसके वीकनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, लिम्स सारे मूव कर रहे हैं, सेक्रेशन प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको यू कैन एक्सट्यूबेट यूर पेशेंट। तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल आपने उसको देना है उससे पहले, हमेशा जब भी आपने पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना है तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देना है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल हम जो है ना हाफ आवर से 2 आवर्स तक दे सकते हैं, और ये हम क्या करते हैं पेशेंट को स्पॉन्ट ट्रायल पे ले लेते हैं या TP सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सट्यूबेट करना है उससे पहले उसको NPO रखें, अगर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, एयरवे सक्शनिंग करें, ET कफ डिफ्लेशन करें, ठीक है, और उसको प्रॉप अप करें, और उसके बाद उसको एक्सट्यूबेशन करेंगे हम ना। तो साइंस ये होंगे, जैसे ही आपने पेशेंट को स्पॉन्ट पे लिया या TP ट्रायल पे लिया, अगर उसका मेंटल स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाए, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ना शुरू हो जाए, या उसका हीमोडायनामिक इनस्टेबल हो जाए, तो आपने पेशेंट को वापस SIM मोड पे लेना है और उसको एक्सट्यूबेट नहीं करना, बिकॉज पेशेंट नीड्स वेंटिलेशन। तो ये कभी हो सकता है कि आपको जो है ना एयरवे एडिमा भी हो, यू विल आल्सो प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द अपर एयरवे एडिमा। यूजुअली होता है कि जो पेशेंट आपने 3 डेज तक वेंटिलेट किए हैं उनमें अपर एयरवे एडिमा के चांसेस होते हैं, उसमें फिर ये है कि हम डेक्सामेथासोन स्टार्ट कर सकते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज से 4 डोजेस देनी है, 1 डोज बिफोर एक्सट्यूबेशन एंड 3 डोजेस आफ्टर एक्सट्यूबेशन, ठीक है। और साथ एपिनेफ्रिन के नेफ्स, जैसे ही ट्यूब आउट करेंगे एपिनेफ्रिन के नेफ्स और कोल्ड सलाइन के नेफ्स भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस वाज आवर अबाउट आवर वेंटिलेशन ऑन द बेसिक्स, एंड वो मोर वी हैव टू गो थ्रू इट इन द नेक्स्ट सेशंस, and for further learning we can visit this website Open Pediatrics, and this is the knowledge guide, and there are tactics, and there is also case studies on this website. So now the house is open for questions and answers session. We have 3 panelists, 3 groups panelists.